बहुजन मुक्ति पार्टी का सोच है कि सबसे पहले संविधान को बचाना जरूरी है। संविधान बचेगा तो SC ST OBC बचेगा। जो प्राकृतिक संपदा से भरा हुआ झारखंड है, जहां प्राकृतिक संसाधन 40% के लगभग में है, और उसके बावजूद भी यदि झारखंड से लोग पलायन करें, इसका मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस भी जिम्मेवार है, JMM भी जिम्मेवार है और BJP भी जिम्मेवार है। झारखंड के बारे में उन लोगों ने सोचा नहीं। हर साल 50,000 युवाओं को रोजगार देने का काम करूँगा। 50,000? जी हाँ, 50,000 रोजगार देने का काम करूँगा प्रति वर्ष। इसलिए हमारे पास वो विजन है 50। आज हमारे बीच गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी MD एनुल अंसारी जी हैं, जो एकमात्र मुस्लिम प्रत्याशी हैं जो BMP बहुजन मुक्ति पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। आज इनसे जानेंगे कि इनके पास क्या विज़न है जो कांग्रेस और BJP के पास नहीं है। सभी को जोहार। हमारा नाम एनुल अंसारी लागू और मैं एक मजदूर, गरीब मजदूर का बेटा हूं और बागमारा के मोहदा क्षेत्र का तेतुलिया गांव का रहने वाला हूं। और मुझे आज खुशी है कि खोठा वाला लोकवा चैनल में हमारा स्वागत करल गए। और हमें इतना खुशी है कि आज तक हमने जितना देखल लिए, चाहे BJP हो, चाहे इंडिया गठबंधन हो, चाहे NDA गठबंधन हो, इन लोगों ने मुसलमानों को छलने का काम किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए छलने का काम किया है कि वोट लेने का अधिकार तो हम दे रहे हैं, उसके बदले हमें क्या दे रहा है? झंडा ढोने का काम, दरी बिछाने का काम, इनकलाब जिंदाबाद करने का काम। उससे आगे हमारे लोग को जगह नहीं मिलती है। लेकिन मैं बामन मेश्राम साहब का शुक्रगुजार हूँ, मैं प्रदेश अध्यक्ष मुरलीधर राम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बहुजन मुक्ति पार्टी का टिकट दिया और गिरिडीह लोकसभा से उम्मीदवार बनाया। मैं चुनाव में आना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। इतने खातिर खुशी है रही हमनी कि हमने सोचल लिए कि कांग्रेस पार्टी 14 में से एक लोकसभा सीट मुस्लिम के खातिर देते। हमने बहुत कोशिश में हलिए कि दे दिल जाए, क्योंकि हमने करो 20% वोटर है, लेकिन नहीं दिले। आज ठीक है, कांग्रेस नहीं दिले, कांग्रेस गारंटी दे। कांग्रेस गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में मुस्लिम आबादी कितनी है? आपने जो कहा 20%, तो 20% एक्चुअली में मुस्लिम आबादी है गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में? जी हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल। और ये अगर एक तरफा अगर वोट करता है आपके चेहरे पर, तो क्या समीकरण बिगड़ सकता है? देखिए, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें जनता जनार्दन होता है, और मैं जातिवाद पर विश्वास नहीं करता हूँ। जाति धर्म की राजनीति हम लोग करती नहीं है। खास करके बहुजन मुक्ति पार्टी का विचारधारा एक है, और हम लोग जो है कि मनुवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, जिसके कारण SC ST OBC और माइनॉरिटी जो दबे कुचले शोषित पीड़ित है, उनकी बात करते हैं हम लोग। तो यदि उन लोगों की हमें पर विश्वास रहा और अगर इस तरह सा हुआ, तो मैं चतुर्कोणीय मुकाबला में आने से मुझे कोई नहीं रोक सकता है। मैं ये दावा करता हूँ। आपको बता देना चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर एक पार्टी है बहुजन मुक्ति पार्टी, जो शोषित बनाम शासक की लड़ाई 85 बनाम 15% की लड़ाई लड़ रही है। आप अपने मैनिफेस्टो में बहुत ऐसे राष्ट्रीय मुद्दे हैं। झारखंड का गिरिडीह लोकसभा संसदीय क्षेत्र में भी अपने मुद्दे हैं कि भारत की भौगोलिक स्थिति हर प्रदेश में, हर ज़िले में अलग अलग है। इसके लिए आपके पास क्या रोड मैप है और क्या घोषणाएं हैं आपके मैनिफेस्टो में, इसको क्लियर कीजिए। सुरेश जी, सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि बहुजन मुक्ति पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने अपने घोषणा पत्र में एफिडेविट के साथ हम लोग दे रहे हैं
घोषणा पत्र में एफिडेविट है कि यदि मैं इस काम को करने में सक्षम नहीं रहा तो आप हम मुझ पर केस कर सकते हैं। इसलिए हम लोग हमारा घोषणा पत्र में एफिडेविट के साथ में घोषणा पत्र लोगों को दिखा रहा हूँ। हम लोग इसलिए दिखा रहे हैं कि मैं आप पर खरा उतरने का काम करूँगा, क्योंकि हम लोग बहुत शोषित है, पीड़ित है, दलित है, अल्पसंख्यक है, हम लोगों के साथ शोषण हो रहा है। देखिए ये लड़ाई शोषित बनाम शोषक के साथ है और हम जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि दोनों एक सिक्का के पहलू है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। कांग्रेस के लोग जब कांग्रेस सत्ता में आती है तो बीजेपी के लोग कांग्रेस में आते हैं, और जब बीजेपी सत्ता में आती है तो कांग्रेस के लोग बीजेपी में जाते हैं, और दोनों एक सिक्का के पहलू है। दोनों एक दूसरे के साथ तालमेल करके चुनाव लड़ती है ताकि मैं भारत में अपना राज स्थापित कर सकूं, और इसीलिए पिछले 75 सालों से उन्हीं का शासन चल रहा है। लेकिन हमारा ये बहुजन मुक्ति पार्टी और राष्ट्रीय संगठन है, पार्टी भी है, और हम लोग ये तीसरा मोर्चा है, और हम लोग चाहते हैं कि यदि हमारी सरकार आवे तो हम लोगों ने जो मैनिफेस्टो में लिखा है उसको एक एक बिंदु पर हम लोग काम करेंगे, और एक एक बिंदु को हम लोग काम पर उतारू होंगे और हम लोग काम करके रखेंगे। जैसे कि आपने कहा, जैसे कांग्रेस और बीजेपी मतलब दोनों सहोदर भाई हैं, एक सत्ता से जाती है तो क्या आती है, और बारी बारी से सत्ता के बल पर संसाधनों का दोहन और लूट करती है। यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। राष्ट्र को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीयकरण पर बात की जाती है, जबकि बीजेपी और कांग्रेस के दौर से निजीकरण स्टार्ट हुआ। निजीकरण राष्ट्र को मजबूत करता है या राष्ट्र को कमज़ोर करता है? देखिए सुरेश जी, नई औद्योगिक नीति 1991 में लाया गया था, और आप देखते होंगे कि औद्योगिकीकरण जो था, जो सरकारीकरण था, उसके कारण कई लोगों को रोज़गार से जोड़ा जाता था। एक आदमी को अगर नौकरी मिलता था तो उसका पूरा परिवार चलता था। लेकिन आज अगर देखा जाए तो निजीकरण से अब इतना सारा रेल, भेल, सेल, ये सब सारा जो निजीकरण हो रहा है, तो उससे साफ जाहिर है कि देश पूंजी एक वर्ग की ओर जा रहा है। एक तरफ पूंजीवाद है और दूसरी तरफ गरीब मजदूर है। मतलब तो पैसा का निजीकरण एक व्यक्ति के पास जाना ये देश के लिए घातक है। इसका मतलब हम पुनः गुलामी की ओर जा रहे हैं। हाँ, जिस विचारों के साथ जो राष्ट्र का निर्माण हुआ था कि राष्ट्रीय की जितनी भी संस्थाएं हैं, पब्लिक सेक्टर की कंपनियां, अगर उनका राष्ट्रीयकरण होता है तो देश मजबूत होता है। बिल्कुल। और देश तभी मजबूत होगा जब यहाँ की राष्ट्रीय संस्थाएं मजबूत होंगी। इसके साथ साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से ST, SC, OBC के आरक्षण पर भी हमला है निजीकरण के माध्यम से। जी जरूर है। सबसे पहले तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का बनाया हुआ संविधान, और उस संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की साजिश रची जा रही है, और हम बहुजन मुक्ति पार्टी का सोच है कि सबसे पहले संविधान को बचाना ज़रूरी है। संविधान बचेगा तो SC, ST, OBC बचेगा। अगर संविधान नहीं रहा, संविधान अगर राजतंत्र प्रभावित हो गया, राजतंत्र हो गया तो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लिए समझ जाए कि शोषण का एक नया दौर शुरू हो जाएगा। जो ज्वलंत मुद्दाएं हैं या ज्वलंत समस्याएं हैं, किस तरह आप निराकरण कीजिएगा या समाधान कीजिएगा? आपके पास उसका क्या रोड मैप है? देखिए, झारखंड की ज्वलंत मुद्दा अगर देखा जाए तो झारखंड में उस तरह से हॉस्पिटल नहीं है जो CMC भिलोर की तरह हो। हालांकि अभी एम्स रखा गया है देवघर में, पता नहीं वो कहाँ तक सक्सेस हो पाएगा। लेकिन यदि हमें प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला तो मैं DMFT फंड से जो 200 करोड़ रुपया पर वर्ष धनबाद के लिए आता है, बोकारो के लिए भी 150 करोड़ रुपया पर वर्ष आता है। और मेरा संसदीय क्षेत्र में धनबाद भी है, बोकारो भी है और गिरिडीह भी है, और तीनों जिला में DMFT फंड प्रचुर मात्रा में है। और इन DMFT फंडों से हम लोग एक CMC की तरह एक हॉस्पिटल, हम लोग जिसमें सारी सुविधा हो, वो हॉस्पिटल हम लोग यहाँ धनबाद, गिरिडीह या बोकारो में स्थापित कर सकते हैं, और इसके लिए हम लोग संकल्पित है। रही बात दूसरी कि आप देख सकते हैं कि 2009 के बाद देख रहे हैं कि जितने अंडरग्राउंड माइंस था सारा बंद हो चुका है, जिसके कारण यहाँ पलायन का दंश लोगों को झेलना पड़ा। 2009 के बाद धनबाद, गिरिडीह और बोकारो के बहुत सारे युवा अपना गांव, शहर छोड़ के कई राज्यों में जैसे महाराष्ट्र, मुंबई, सूरत या तो विदेशों में
अपने जीविकापार्जन के लिए पलायन कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी दुख की बात है कि झारखंड जो प्राकृतिक संपदा से भरा हुआ झारखंड है, जहाँ प्राकृतिक संसाधन 40% के लगभग में है, और उसके बावजूद भी यदि झारखंड से लोग पलायन करें, इसका मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस भी जिम्मेवार है, जेएमएम भी जिम्मेवार है और बीजेपी भी जिम्मेवार है। झारखंड के बारे में उन लोगों ने सोचा नहीं। यदि देखा जाए तो जिस तरह से ओपन माइंस चल रहा है, आउटसोर्सिंग के कारण यहाँ के ज़मीन उबड़ खाबड़ हो चुका है। उबड़ खाबड़ होने क्या है कि मानव निर्मित पहाड़ हो चुका है और वह ज़मीन भी किसी तरह काम का नहीं रहा, जिसके कारण एक तरफ तो वह किसी न किसी कंपनी को दिया जाता है। कंपनी यहाँ के जो मजदूर है, गरीब तबका के लोग, उसको शोषण करता है। उनको अच्छा से मजदूरी भी नहीं मिलता है, जो मजदूरी मिलना चाहिए वह मजदूरी भी नहीं मिलता है। तो हम इस पर भी हम लोगों ने दबाव बनाने का प्रयास करेंगे यदि हमें प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। रही बात दूसरी कि आप देख रहे हैं कि झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी दामोदर है। दामोदर के लिए भी हम लोग जिस तरह से नमामि गंगे का बात है, चल रहा है, उस पर प्रोजेक्ट है, हम लोगों ने भी ठाना है कि झारखंड की जीवनदायिनी दामोदर के लिए भी प्रोजेक्ट हो और दामोदर के किनारे वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसके लिए भी हम लोगों ने ठाना है कि इस तरह कार्यक्रम हो। आपने स्वास्थ्य के बारे में बोला कि सीएमसी भेलोर की तर्ज पे यहाँ हॉस्पिटल आप निर्माण करेंगे। ये मेरी भी दिल्ली तमन्ना थी और लोगों से मैं अक्सर ये इसके बारे में पूछता हूँ कि क्या पर्यावरण और कृषि ये आपके एजेंडे में मुद्दा है? देखिए, अगर भौतिक सुख लेने से, हम जिस तरह से भौतिक सुख हम लोग लेते हैं जिससे पर्यावरण असंतुलित हो चुका है, और आज देखिए इस साल 100 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है और अभी 44 डिग्री 45 डिग्री गर्मी चल रहा है, और यही रवैया रहा तो आने वाला समय 50 डिग्री 50 और 51 डिग्री पर जब जाएगी तो जो है कि बहुत आप सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग पर बहुत बड़ा असर हो सकता है। तो हमारा तो मिशन में है ही कि ज़िंदा रहने के लिए हम नहीं चाहते हैं कि लोग पीठ पीछे सिलेंडर लेके घूमें ऑक्सीजन के लिए। और दूसरी बात यह है कि हमारा मैनिफेस्टो में भी है कि हम लोग वृक्षारोपण कार्यक्रम बृहद रूप में कराएंगे ताकि भारत में 5 करोड़ वृक्ष लगाने की जरूरत है। जो बंद पड़े खदान है या जो ओपन प्रोजेक्ट ओबी करके रखा हुआ, उसका संतुलिकरण कर जो कृषि लायक बनाकर रैयतों को पुनः बसाया जाए और उसमें खेती किया जाए या वृक्षारोपण किया जाए, तो इसके बारे में आपकी क्या सोच है? देखिए, हम लोग हरित क्रांति की बात करते हैं और जिस तरह से पहाड़ छोड़ के रखा गया है वह कानून के हिसाब से उसको तो समतलीकरण करना चाहिए था, जो कि अभी तक नहीं किया है। इसके लिए ना विधायक आवाज़ उठा रहे हैं, ना सांसद आवाज़ उठा रहे हैं। जिनको हम लोग चुन कर भेजते हैं वह इन सब समस्याओं के पीछे उनका थोड़ा सा भी समय उनके पास नहीं है कि ये बात को हम अपने लोकसभा में या तो विधानसभा में उठा पाऊँ। और रही बात कि हम चाहते भी हैं कि ठीक है, मानव निर्मित पहाड़ आपने बनाया, उसको समतलीकरण होना चाहिए। यदि नहीं भी हो रहा है तो उस पहाड़ को भी हम लोग जो है कि ग्रीन बना सकते हैं और पर्यटक स्थल के रूप में भी उसको विकसित कर सकते हैं। शिक्षा के बारे में आपका क्या मास्टर प्लान है? अभी जो केंद्र सरकार है वो यूजीसी का बजट में कटौती किया है, तो अगर शिक्षित नहीं होगा इंडिया तो फिर कैसे बढ़ेगा इंडिया? बात सही है। देखिए, हमारा लड़ाई लड़ने का सबसे बड़ा ताकत है शिक्षा, और शिक्षा का बाजारीकरण इतना हो चुका है कि गरीब तबका के लोग अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण वह आगे 9-10 के बाद या तो ड्रॉप आउट हो जाते हैं या तो जो है कि पलायन करके दूसरे प्रांत में चल जाते हैं काम करने के लिए। तो हमारा विजन है, मिशन है कि भारत में सर्व शिक्षा प्रणाली व्यवस्था आना चाहिए, जिसमें एक शिक्षा हो, समान शिक्षा हो, सबको शिक्षा एक समान हो, चाहे राष्ट्रपति का बेटा हो, चाहे गरीब का बेटा हो, चाहे डीसी का बेटा हो, चाहे एक भिखमंगे का बेटा हो, सबको एक शिक्षा मिलना चाहिए। यदि डीएवी दिनोबली में आईएएस का अफसर का बेटा पढ़ रहा हो, राष्ट्रपति का बेटा पढ़ रहा हो, तो गरीब का बेटा को भी डीएवी दिनोबली में पढ़ना चाहिए। यदि आप वह व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं तो आप सरकारी विद्यालयों में भी राष्ट्रपति का बेटा भी सरकारी विद्यालय में पढ़े और डीसी का भी बेटा सरकारी विद्यालय में पढ़े, बीडीओ का भी बेटा सरकारी विद्यालय में पढ़े, उसके साथ साथ गरीब का भी बेटा सरकारी विद्यालय में पढ़े। एक सिलेबस होगा तब हम कंपटीशन में, तब हम लोग कह सकते हैं कि आप कंपटीशन करवा दिया जाए कि गरीब का बेटा रेस में आगे जाएगा कि आईएएस का बेटा रेस में आगे जाएगा। एक के बेटा को, गरीब के बेटा को आप पाँव बांध दीजिएगा और उसको बोलिएगा कि आप रेस में दौड़िए, तो स्वाभाविक है कि वह रेस में पिछड़ जाएगा, जिसके कारण आईएएस का बेटा आईएएस बनता है
और गरीब का बेटा मजदूर ही बनेगा। जिस तरह से जापान का बात ले लीजिए, या तो कई देशों में इस तरह से व्यवस्था है कि बच्चों को उसके दिमाग के आधार पर चयन किया जाता है कि वो खेल में रुचि रखता है, कि वो टेक्निकल में रुचि रखता है, कि वो पढ़ाई में रुचि रखता है, या वैज्ञानिक बनने की रुचि रखता है। उन लोग को बचपन में ही टेस्ट कर दिया जाता है कि इसको क्या रुचि होना चाहिए। लेकिन हमारा सोच है कि तकनीकी शिक्षा होनी चाहिए। सामान्य शिक्षा की बात मैं कर रहा हूँ, उसके साथ साथ तकनीकी शिक्षा भी होना चाहिए, ताकि उसको रोज़गार से हम लोग जोड़ सके। उस रोज़गार से जोड़ने से ही पलायन हम लोग रोक सकते हैं। पलायन रोकने का एक ही विकल्प है, उसकी शिक्षा रोज़गार से जोड़ा जाए। रोज़गार से जोड़ेगा तभी जो है कि हम लोग पलायन रोकने में कामयाब हो पाएंगे। यदि मुझे गिरिडीह से प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला तो मैं गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के हर साल 50,000 युवाओं को रोज़गार देने का काम करूंगा। 50,000? जी हाँ, 50,000 रोज़गार देने का काम करूंगा प्रति वर्ष। इसलिए हमारे पास वो विज़न है। 50,000 कहाँ लड़कों को रोज़गार दिया जाएगा, मेरे पास विज़न है। तो भैया यहाँ रोकना चाहेंगे, हाँ। जिनकी सरकारें चलती हैं जी, वो 50,000 युवाओं को रोजगार नहीं दे पाते हैं। 50,000 नौकरी दे 50,000 नौकरी हम इसलिए दे सकते हैं। हमारा पास विज़न है कि जितने बंद पड़े कोयला खदान ओपन कास्ट करके जो छोड़ दिया गया, जो पानी भर चुका है, वहाँ हम लोग जो है कि मत्स्य पालन का कार्य हम लोग शुरू करवाएंगे, ताकि वहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को रोज़गार उससे मिलेगा। दूसरा नंबर जो है कि आप देखे होंगे कि MSME एक मंत्रालय है। MSME बहुत सारा पैसा है, उस पैसे से भी हम लोग छोटा छोटा उद्योग लगा के युवाओं को रोज़गार हम लोग दे सकते हैं। तो ये तो संभव है। 50,000 कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 50,000 मैं दावा करता हूँ कि 50,000 रोज़गार में हर वर्ष गिरिडीह लोकसभा के नौजवानों को मैं दूंगा। गिरिडीह के सभी मतदाताओं से पुनः अपील करता हूँ, पुनः रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना बहुमूल्य वोट बहुजन मुक्ति पार्टी क्रम संख्या 4 पर बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजय बनावे। इसके लिए मैं हमेशा गिरिडीह के मतदाताओं का आभारी रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जोहार, जय मूलवासी। कितना क्रमांक संख्या है भैया? 4। लकी आदमी है। क्रमांक संख्या 4 पर इनको वोट देकर, अगर आपके जहन में इनके विचार, इनके आइडियोलॉजी अच्छे लगते हैं तो आप इनको वोट कर सकते हैं। संख्या 4 पर बटन दबाकर भारी मतों से हमें विजय बनावे। मैं यही आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप हमें समर्थन दें। हम आपके लिए हमेशा तत्पर रहूँगा, खड़ा उतरूँगा। धन्यवाद।